अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, दोस्तों, वालेकुम बुजुर्गों, अस्सलाम आज रहमतुल्लाह। जी, जी, जी। आज हम आपके लिए खिदमत में लाए हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर अ, अजीज पठान साहब हैं जो नासिक से है और जो माशाअल्लाह बहुत ही लंबे वक़्त से सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं और आज उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद मुसलमानों ने अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों में अपने अधिकार के लिए, अन्याय के लिए, इंसाफ के लिए और देश की कानून और व्यवस्था के लिए और ख़ास तौर पर जिसकी जि जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी को लेकर जो आरक्षण का जो फ़ॉर्मूला है संविधान में, उसको लेकर मुसलमानों ने कितना संघर्ष किया है और मुसलमानों की तंजीमों की तरफ से कितने प्रयास किए गए हैं, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। जी, अजीत भाई, आप हमारे व्यूअर्स को सलाम करिए और आप अपना पूरा तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अजीज पठान जी, नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और जी, सामाजिक आंदोलन से पिछले 40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आरक्षण का तो अभी महाराष्ट्र के अंदर 2014 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जी, आरक्षण ये महाराष्ट्र के अंदर से पहले इंडिया लेवल के ऊपर जो मुस्लिम आरक्षण का चल रहा था उसका मैं बाकायदा स्टडी कर रहा था और ओके, सही मायनों में मुस्लिम समाज को आजादी से पहले 1947 से पहले जी, जी, खिलाफत चळवळ के माध्यम से सामाजिक आंदोलन मिला था, लेकिन जी, आजादी के बाद में हिंदुस्तान का जो सूझबूझ रखने वाला पढ़ा लिखा फाइनेंशियल स्ट्रांग मुसलमान जो था, आर्थिक दृष्टि सक्षम मुसलमान जो था और जो सीखा पढ़ा था, जो नौकरियों में था, ये मुसलमान उठकर पाकिस्तान चला गया और यहाँ के जी, जी, सामाजिक आंदोलन से जी हमारा मुसलमानों का और सामाजिक आंदोलन का ये दूरी बन गई। हुँ, इसलिए उस कमी को जी, आज दिन तक हम वो उस कमी से आज दिन तक हम जूझ रहे हैं। इसकी वजह ये थी, जी, तो पार्टीशन हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान सहमा हुआ सिमटा हुआ था और आज दिन तक वो सहमा हुआ और सिमटा हुआ ही रहता है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा सिमट गया, बहुत ही ज्यादा सहम गया। उसकी वजूहत जी, उसके पीछे की कुछ और रही है। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो खिलाफत चळवळ के जैसा आंदोलन जो हिंदुस्तान में खड़ा रहना चाहिए था मुस्लिम समाज की तरफ से, जबकि आजादी की लड़ाई के अंदर हमारा हिस्सेदारी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस आंदोलन को हम फिर से खड़ा नहीं कर पाए। इस हिंदुस्तान के अंदर उस सामाजिक चळवळ को हम चला नहीं पाए। इसकी हमें ये आज सजा जो भुगत रहे हैं हम, उस सामाजिक चळवळ की बुनियाद पे भुगत रहे। क्यों? कि हम धार्मिक इसके अंदर उस धार्मिक चळवळ को आगे चलाते जाए और सामाजिक तो चळवळ हम मैंने भूल देखा गए। है जी, अजीत भाई, बीच में रोकते हुए मैंने देखा है, मेरी भी 40 साल से अधिक उम्र हो चुकी है। मैंने देखा है कि मुसलमानों ने ज़्यादातर आज़ादी के बाद शहरों मुशायरों में और धार्मिक जुलूसों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है। मैंने देखा है ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम हमारे इस देश को भारत और इंडिया से संबोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बार-बार जब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहते हैं, तो इस भारत देश को हिंदुस्तान बनाने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को हम मदद कर रहे हैं। तो अजीत भाई, आप जैसे सीनियर लोगों को मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम भारत को भारत ही रहने दें और इंडिया बोले या भारत बोले, बाकी हिंदुस्तान कह के हम जो भारत के अंदर मानव व्यवस्था के जो दुश्मन हैं, खास तौर पर इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको ज़्यादा कुव्वत देने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। आप क्या कहते हैं? सही है सर। हाँ, अब मुझे अब मुझे आप 40 साल के आपके एक्सपीरियंस से मुझे ये बताइए
कि भारत के अंदर जितनी भी मुसलमानों की बड़ी-बड़ी क़यादत है, आपने ये कहा कि आज़ादी के पहले के खिलाफत के आंदोलन को आपने ज़िक्र किया और रेशमी रुमाल एक मैंने पढ़ा है, उसको भी मैंने स्टडी की है। तो एक लंबी वक़्त है कि पार्टीशन जब हुआ, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद भारत के मुसलमानों के अंदर सोशल जो एनर्जी थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुसलमानों के इश्यू कम हो गए, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान विभाजित हो गया तो भारत के जो मुसलमान यहाँ रह गए थे उनके मसले और ज्यादा बढ़ गए। तो जब तक हाँ, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब तक कोई समुदाय सोशल मेरी ये शायद कमी होगी समझने में या मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ कि भारत की आज़ादी में जो मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है तो उसमें कोई मुझे ठोस ऐसे कोई कदम नहीं दिखते हैं जिससे मुस्तकबिल के कोई प्लानिंग हो उनके पास। तो क्या ये मेरी सोच गलत है या सही है? सही मायने में भारत देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में पार्टीशन करने के बाद में मुसलमान इसलिए सिमटा यहाँ पे जो सहमा हुआ रहा, इसकी वजह ये कि उस पार्टीशन को एक धार्मिक आधार दिया गया, धार्मिक उसको उत्तेजना दी गई कि हिंदुओं का ये भारत देश है और मुसलमानों के लिए हमने पाकिस्तान दे दिया। लेकिन भारत देश के अंदर लड़ने वाला, भारत देश की आजादी के लिए लड़ने वाला ये मुसलमान था, क्योंकि जिस वक्त के अंदर अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी है तो चीनी मुसलमानों से थी, इसलिए मुसलमान आजादी की लड़ाई के लड़ रहा था। यानी हम अगर टीपू सुल्तान से तो अपने बहादुर शाह जफर तक आखिर तक हमने उस अंग्रेजों के हाथ में हिंदुस्तान को जाने से रोकने की कोशिश की, इसलिए कुर्बानियां भी मुसलमानों की ज्यादा रही है उसके अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसके ऊपर एक तरीके का माहौल बनाया गया कि मुसलमानों का अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, और उस साजिश को आरएसएस ने जो लेके चली है वहां से, तो आज उसके अंदर उनको कामयाबी मिलने की वजह यह है कि उसी वजह से कि मुसलमानों को डोमिनेट किया गया उस वक्त से लेके तो आज दिन तक, इसलिए मुसलमान सिमटा हुआ रहा। उसके बाद में मुसलमानों की जो सिमटा नहीं, अजीत भाई ये तो बात है कि सिमटा हुआ, सहमा हुआ रहा, मुसलमान डरा हुआ रहा, और हर चुनाव के वक्त मुसलमान हमेशा एक खिलौना बन के और मुसलमानों का वजूद बिल्कुल पॉलिटिकल क्षेत्र में खत्म हो गया। ये सारी चीजें तो है, लेकिन जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी क़यादतें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनका कोई रद्द अमल या उनका कोई काम आपने 40 सालों के अंदर कुछ ऐसा देखा हो आपने, जिसको आप यहाँ मुझे बताएंगे या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, जिससे हम कुछ उनके कामों से सीखे, ऐसा कुछ काम उन्होंने कुछ किया है, आपको दिखता है? पॉलिटिकल व्यूज के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप उभर कर आई है उसने हमेशा गुलामी की लीडरशिप की है, उस पार्टी की गुलामी, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर सिर्फ काम किया है, उन्होंने समाज का हित कहीं भी नहीं देखा। आजादी के बाद से आज दिन तक की बात हुई ना। हाँ, पॉलिटिकल, मैं सोशल बात कर रहा हूँ, और सोशल के साथ साथ रिलीजियस प्लेटफॉर्म जितने भी है, धार्मिक प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात अगर हम आरएसएस की बात करते हैं तो आरएसएस के संगठन बनने से पहले भारतवर्ष में जमीयत उलमा हिंद का जो संगठन 1918 में जो बनाया गया, तो उसके बाद अगर आज हम किसी के ऊपर इस्काल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद पर होगा, क्योंकि वो आज भी भारत के मुसलमानों के ऊपर ये बात थोप रही है कि हम भारत के मुसलमानों की तंजीम है, उनका संगठन है, और हमारी तंजीम ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम सवाल ये करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद जैसे प्लेटफॉर्म ने या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म थे, तो उन्होंने ये आपके 40 साल की उम्र में कोई आपने ऐसा काम उनका देखा हो जिसको आप तारुफ यहाँ कराएंगे मुसलमानों को? ऐसा तो कोई काम उभर कर नहीं आया मुसलमानों के ताल्लुक से। हाँ, धार्मिक काम जरूर उन्होंने किए हैं, धार्मिक इसके अंदर अलग अलग मसलकों के अंदर बढ़ते हुए ये किया है, लेकिन जो आज देवबंद वाले भी ये बताते आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानियां हमारी है, जमात उलमा हिंद भी बताती है कि उसके अंदर हमारी कुर्बानियां ज्यादा है। और जो आज जो
फिरका परस्ती है। और फिरका ये बताता है कि मुसलमानों के अंदर हमारी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन एक्चुअल में आजादी के बाद में की जो भूमिका रही है ये सब संशयास्पद रही, क्योंकि ये लोगों ने भारत की आजादी के अंदर हिस्सेदारी लेने के बाद में उसको इतिहास से जो लोग मिटाने के पर तुले थे उसको टिकाने का काम कोई भी तंजीम ने, मुस्लिम तंजीम ने करने की कोशिश नहीं की है। करते हैं और हमारे जो ये वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं तो उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद यह है कि मुसलमानों की नए जनरेशन को उस तरीके कार से तैयार करना कि वो हालात को भी समझ सके, अपनी जिम्मेदारी को भी समझ सके और वो समाज के लिए कुछ खास अपना रोल प्ले कर सके। उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे महानुभाव के साथ बात करना हमारे लिए एक फकत जैसी बात है कि 40 साल के लंबे सफर में आपने काम किया है। लेकिन मैं माजिरत के साथ ये जानना चाहूंगा कि जो जमीयत उलमा हिंद या दीगर जितनी भी मुसलमानों की तंजीम है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो जो मुसलमानों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सारी जो तंजीमें हैं वो फिलहाल क्या कर रही है? तंजीमें सिर्फ धार्मिक इसके ऊपर अगर कुछ निकलता है, अभी देखो हम कोई चीज का, अभी समझो इसराइल के अंदर कोई इसराइल का और इसका चल रहा है, हमास का चल रहा है, उसके अंदर हमारे उलमा सामने आकर कहते हैं कि इसका बायकॉट करना चाहिए। हाँ, लेकिन तो मुस्लिम समाज का आरक्षण का विषय जो हिंदुस्तान के नहीं, हाँ वो इसराइल के मसले में भी मुझे कोई खास उनका काम नहीं दिखा, सिर्फ जज्बाती बातें हैं, बाकी रद्द अमल कुछ नहीं था। हाँ, बस अब आपके जो अनुभव है, हाँ आपका जो अनुभव है, खास तौर पर आपने आरक्षण को लेकर सड़कों पे उतर के जो काम किया है, तो उसके बारे में बताइए। हमारे जो समाज के अंदर जो डेवलपमेंट आना चाहिए, आज जो तरक्की का दौर चल रहा है, जिस तरीके से समाज, अदर समाज तरक्की कर रहे हैं, आज कंपटीशन का दौर है, उस दौर के अंदर हमें 21वीं सदी के तरफ जाते हुए हमें हर चीज के अंदर हिस्सेदारी लेना चाहिए। आज आरक्षण के लिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज 32% है, मुस्लिम समाज 19% है। आज हमारा नौकरियों के अंदर जो प्रमाण है वो सिर्फ 1.5 से 2% बचा हुआ है पूरा भारत देश के अंदर, लेकिन उस लड़ाई को कोई हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि संविधान के अंदर इसमें आर्टिकल 321 आप अजीत भाई, आपने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, तो उसमें आपके साथ कोई मुसलमानों की बड़ी तंजीमों ने कोई पार्टिसिपेट किया है आपकी लड़ाई में, आपके हिस्से में, या कभी चर्चा विमर्श किया हो, ऐसा कुछ हो तो हमें बताइए। टेम्परवरी तौर के ऊपर उसके अंदर सपोर्ट करते हैं, एक लिमिटेड, लेकिन उसके बाद में फिर उसका टाटा फिश हो जाता है। टेम्पररी मतलब उसको थोड़ा स्पष्ट करिए। टेम्पररी मतलब एक माहौल जब हम बनाओ कोई शहर में जाके कि आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लड़ना है, अब उनके राजकीय अस्तित्व के वास्ते और सामाजिक अस्तित्व के वास्ते जब नौजवान पीढ़ी तैयार होने लगती है तो उसके अंदर वो लोग शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले तो कुछ गलतियां, मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब कि आप जैसे लोग जब कोई मंच सजाते हैं या माहौल क्रिएट करते हैं तो वहां वो मंचों पर आकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये इस तरह का माहौल क्रिएट, आप ये कहना चाहते हैं? इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती है हमारे अंदर, जिसको मैंने महाराष्ट्र के अंदर सुधारने की कोशिश की है। हमारे रिलीजियस का जो कॉलम होता है सभी जगह पे, यानी सरकारी जितने भी कागजात है, उसके अंदर हम आर्टिकल 14 को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर अभ्यास करेंगे तो आरक्षण की जो लड़ाई है, जब मैंने स्टडी किया कि महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण की लड़ाई लड़ते वक्त में और कर्नाटक के अंदर आरक्षण हुआ, आंध्रा के अंदर आरक्षण हुआ था, तो ये सब आरक्षण के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाता है उसको।
तो इसका जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक कमजोरी हमारे अंदर की जो मुझे नजर आई वो आज पूरे समाज के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे रिलीजियस का जो कॉलम होता है, चाहे एलसी हो, चाहे सरकारी कोई भी कागजात हो, चाहे हमारा यानी सरकार में जहां जहां पे भी रिलीजियस के कॉलम के अंदर, चाहे हमारा जन्म मृत्यु का दाखला हो, उसके अंदर रिलीजियस के हाँ कॉलम में हमारा रिलीजियस इस्लाम लिखना चाहिए, तो वहां पे धर्म के कॉलम में जो है हम मुसलमान लिख देते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ हाँ हाँ, ये है, जबकि बिल्कुल। इसका इफेक्ट ये हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो मुसलमान ये तुम्हारा धर्म बन गया। और भारत का जी संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पे आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जी तो जी इसलिए जी मैं जी। तो के अंदर बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल किया, जिसके अंदर मैंने हाईकोर्ट से पूछा कि मेरा धर्म फाइनल किया जाए, तो मैं मुस्लिम धर्म का हूं या इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं। तो इस चीज को हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सारी चीजें तो बता दी साहब, कि इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, जक़ात देना फर्ज है, अ, सारी चीजें फर्ज बताई। लेकिन उस फर्ज को जिस रिलीजियस के अंदर, जिस धर्म के अंदर ये सब चीजें लिखी गई है, उस धर्म का नाम उनको रटाया नहीं गया। इसलिए आज हमारे को जितनी तकलीफें आ रही है आरक्षण की, हमारी लड़ाई की, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम धार्मिक दृष्टि, राजकीय दृष्टि, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजकीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सब चीजों से बैकवर्ड हो चुके हैं आज पूरे। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारी उठा के देखने के हाँ, बाद में बिल्कुल हमारे पूरे बिल्कुल सारे समाज के बिल्कुल। सामने आ चुके हैं। और रंगना जब सुप्रीम कोर्ट मिश्रा कमीशन भी है ना, 2009 की मिश्रा कमीशन भी है। कमीशन की रिपोर्ट के अंदर 15% मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात की गई, लेकिन आखिर में ये टकराव कहां से होता है? तो वो हमारे रिलीजियस के अंदर होता है, क्योंकि संविधान एक जगह पे पहचान में। बताता है कि स्तर पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, पैसे मतलब कि मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जो नए लड़के हैं जो समझ ना पाए हो। हम जो हाँ, अपनी पहचान सरकारी डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हम अपनी पहचान में मुस्लिम लिखवाते हैं, जहाँ रिलीजियस जो धार्मिक पहचान होती है वो हमारी पहचान इस्लाम है। तो हमारे जो अजीज पठान साहब हैं, जो आरक्षण के मुद्दे पे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष की वजह से बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं, वो भी है, लेकिन हमें ये मूवमेंट उठानी चाहिए। लेकिन अजीत भाई, मुझे मुझे ये बताइए कि ये इश्यू जो आप बता रहे हैं, ये समस्या जो बता रहे हैं, कि अगर मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका अगर पढ़ लिख के बड़ा भी हो जाता है, तो उसको आरक्षण के अंदर अगर उसको हुकूक लेने हैं, अधिकार लेने हैं, तो उसको ये समस्या पेश आएगी, मुस्लिम और इस्लाम वाली। तो इसको हमारी जो बड़ी-बड़ी तंजीमें हैं, या जो एजुकेशन पे काम करने वाले जितने भी संस्थाएँ हैं, या एजुकेटेड लोग हैं, इस पर कितनी तवज्जो देके काम कर रहे हैं? नहीं साहब, बहुत शोकांतिका है ये हमारी, ये बहुत बड़ी शोकांतिका है कि हम मेन मकसद के ऊपर काम नहीं कर रहे। जी, हम जिस गाइडलाइन पे जाना चाहते हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सामाजिक काम के लिए जो कुछ भी लोग काम कर रहे हैं वो बेसिक काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावे का काम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कुछ तो भी समाज के लिए, लेकिन बेसिक काम जी, के जी। अंदर कोई तैयारी नहीं है। वो तो वो तो कमी इसलिए है कि मुसलमानों ने मैकेनिज्म को समझा ही नहीं, ना इस्लाम के मैकेनिज्म को समझा है, ना भारत देश की आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र का मैकेनिज्म है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो संविधान है, उसके जो कानून है, उसको लेकर जो ज़्यादा एक लंबी एक मूवमेंट चलनी चाहिए, उसके पीछे जो लोग होने चाहिए, वो नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जितनी ताकत से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और मुझे आप ये बताइए, आपके अनुभव से, कि अभी के जो भारत के मुसलमानों के हालात है, उसके लिए आप आखिर में आपकी तरफ से मुस्लिम नौजवानों को और सोचने समझने वाले और हालात पर चिंतन मनन करने वाले, चिंता करने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगे?
मैं भारत देश के मुस्लिम नौजवानों से खास तौर से ये कहना चाहता हूं कि आप सामाजिक चळवळ के अंदर आइए। देखिए, हमें कुरान के अंदर भी है कि खिदमत खल्क ये सबसे बड़ी इबादत है। अगर आपने खिदमत खल्क के लिए काम किया, क्योंकि उलमा आपको लेके जाते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर धर्म पे तो चलना ही चाहिए, लेकिन धर्म पे चलते टाइम पे खल्क की खिदमत करना यह बहुत जरूरी है। और खल्क की खिदमत करते वक्त में हमारा ध्यान जो है हमारे समाज के विकास के तरफ होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए, हमारे हुकूक की तरफ ध्यान होना चाहिए। और जिस तरीके से क्या होता है कि हमारी समझ ऐसी है कि कुरान ही हमारा कानून है, लेकिन जिस देश में हम है, ये भारत देश है, ये इंडिया है, और इस देश का जो संविधान है, जिस तरीके से हम कुरान पे अमल करते हैं, इस तरीके से हमको इस देश के संविधान पे भी अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के संविधान पे हमें चलना है। हम इस देश के अंदर सब लोग जो सारी जमातें जो जीती है, उसी तरीके से हम भी जीते हैं। और मैं मेरे देश के नौजवानों से, अब आपको रास्ते पे आना पड़ेगा, एक संवैधानिक लड़ाई के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इस देश के अंदर अब जो है, अब जरूरत है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को एजुकेटेड होकर, संविधान का अभ्यास कर कर, संविधान के लिए लड़ाई के लिए अपने संवैधानिक तरीके से रास्ते पे उतरकर कानूनी तौर से आज कितना भी प्रशासन शासन कुछ भी हुआ होगा, लेकिन एक चीज सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट और कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है, और संविधान जिंदा है तब तक हम संविधान की लड़ाई को लड़ते रहे और इस संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश करें। क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये सभी समाज के लिए बराबरी का संविधान दिया है। हमारे भी अधिकार उसके अंदर लिखे गए, लेकिन हमने आज दिन तक उस अधिकारी को पढ़ा नहीं। इसलिए मैं मेरे नौजवानों से कहूंगा कि संविधान को पढ़िए और संविधान के रास्ते पे चलिए। जी, मैं अजीज भाई, माशाल्लाह आपने अच्छी बात रखी है। मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आखिर में। खिदमत खल्क का जो कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों को जो समझाया गया है कि भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और अगर किसी के बीमार है तो बीमार पुरुषी के लिए दवा दारू करना। ये खिदमत का जो मैकेनिज्म समझाया गया है, बिल्कुल जो इस्लाम का जो खिदमत का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी दुनिया में इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है खिदमत का, वो व्यवस्था को लेकर है कि भारत के अंदर हो या पूरे दुनिया के अंदर इंसान को ऐसी अमन अमान वाली, चैन सुकून वाली, इंसाफ वाली व्यवस्था मिले जिससे इंसान अच्छी तरह जिंदगी बसर कर सके। और जहां तक बात है कि कुरान के सिलसिले में, तो मुसलमानों को बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि आज दुनिया की बहुत सारी दीगर कौमें, दीगर जातियां, दीगर लोग जो कुरान को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जिस किताब पर हमारा ईमान है और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इस दुनिया में उतारा है, उसको ही समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ना हमारे मोहल्लों में, गांव में इस तरीके के कोई काम ही नहीं होते हैं कि हम कुरान को समझे कि कुरान के जरिए अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि संविधान के सिलसिले में अजीत भाई ने बताया, तो अजीज भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जो भी अपने अनुभव शेयर कर सकते थे वो बातें रखी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, इन सारे प्रयासों से हमारा मकसद ये है कि हम इधर उधर की नजरों से निकल के अपनी नजरों को सही कर ले, क्योंकि हालात हमारे सामने तेजी के साथ आ रहे हैं और दुश्मन हमारा बहुत ताकतवर हो चुका है। उसके साजिशों के हजारों हाथों से, हजारों चालों से वो अपना काम कर रहा है। तो इस बीच में मुस्लिम नौजवानों को जज्बात में और जुनून में ना आकर, अपने होशो हवास में आकर और ऐसे हौसले बनाकर और हिम्मत को आगे करते हुए, अपने हुनर को डेवलप करते हुए, आगे किस तरह बढ़ते हुए इस कौम के मुस्तकबिल के लिए नए रास्ते हमवार कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश करना जरूरी है। और इसी कोशिश की जागृति के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए बहुत सारे हमारे अजीत भाई जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और नौजवान भी बहुत सारे हैं। हमको और बेहतर से बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है और
आप हमारे इस वीडियो के नीचे आप बताइए कि आपका ये वीडियो देखने के बाद क्या कमेंट है कि मुसलमानों को आरक्षण को लेकर आपके क्षेत्र में कोई लड़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? मुसलमानों की तंजीमों, संस्थाओं, संगठनों के पास उसको लेकर कोई प्रवृत्ति है, नहीं है? तो उसको किस तरह किया जाए उसको लेकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मुसलमानों के पूरे भारतवर्ष में जितने भी हालात है, उसको लेकर अगर आपके दिलों के अंदर कोई सोच है, दिमाग में कोई सोच है, कुछ आप देखते हैं, उसको लेकर जो भी आप ख्याल करते हैं, आप अपने कमेंट करिए, अपने विचारों को साझा करिए, हमारे साथ शेयर करिए। हम हर एक की कमेंट को पढ़ेंगे और जिनका मुनासिब होगा वक्त वक्त लगाकर आपके कमेंट का भी जवाब देंगे। हमारे साथ अजीज भाई जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हमारे व्यूवर्स को भी हम आखिर में ये कहेंगे कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस काम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।